Hello students. Today we will discuss about the ideal transformer. देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसके बेसिक्स तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि टुडे वी विल डिस्कस आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, पहला क्या है, पहला तो यह है कि इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं, आर जीरो। ठीक, पहली चीज तो ये है आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। दूसरी चीज क्या है, सेकेंड आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, द कोर हैज इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। तो इसके जो कोर, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इसका जो कोर है उसकी जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है, कोर क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। उनके लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उससे रिफर कर सकते हैं। तो कोर की जो परमिएबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। उसके इनफाइनाइट होने से क्या होता है, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो एमएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स इन द कोर। ठीक है, इसके लिए एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स इन कोर। तो इसलिए जो एमएमएफ रिक्वायर्ड होता है इज वेरी लो, या ये कह सकते हैं कि यहीं पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वेरी स्मॉल या निजलेबल एमएमएफ इज रिक्वायर्ड, यानी बहुत कम एमएमएफ की जरूरत होती है फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए कोर में। क्यों? क्योंकि कोर मटेरियल की परमिएबिलिटी जो होती है, जो म्यू, वो बहुत हाई होती है, और हाई क्या आप समझ लीजिए वो इनफाइनाइट होती है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी तो ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है कि इट्स लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडक्टेंसेज आर जीरो। इसमें क्या होता है, जो लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स एंड कॉइल की जो इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस, ये भी क्या होते हैं, ये भी जीरो होते हैं। ठीक, तो जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फ्लक्स का इसमें लीकेज नहीं होता है। तो जितना भी फ्लक्स आपका जनरेट हुआ है वो कन्फाइंड रहता है किसके अंदर, वो कन्फाइंड रहता है कोर में एंड दोनों वाइंडिंग्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, यानी कोई लीकेज नहीं होता इसमें फ्लक्स का आइडियल ट्रांसफार्मर केस में। और फोर्थ क्या है, फोर्थ यह है कि देयर आर नो लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस हम पहले पॉइंट में देख चुके हैं, जीरो होता है। हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, मतलब किसी भी तरह के एडी करंट लॉस, यानी किसी भी तरह का इसमें लॉस नहीं होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। यानी और जब कोई लॉस नहीं होगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। ठीक, तो अब देखिए सारे पॉइंट्स आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ना तो कोई ऐसी मशीन हो सकती है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ना तो कोई ऐसी वाइंडिंग हो सकती है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस जीरो हो। ठीक, ना कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसकी परमिएबिलिटी इनफाइनाइट हो। ठीक, ऐसा कोई मैग्नेटिक सर्किट पॉसिबल नहीं है जिसमें कोई लीकेज ना हो। ठीक, और ऐसा कोई ट्रांसमिशन नहीं है फ्लक्स का कि जहां पे कोई लॉसेस ना हो। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर कायदे से तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, और यू कैन से इट इज एन अजम्पशन। ठीक, अब आप कहेंगे कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर एक अजम्पशन है तो व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर।
तो जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स, वो आइडियल तो नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट आइडियल, बट दे आर वेरी क्लोज टू आइडियल, आइडियल, ये आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर को अज्यूम करना, उसको लेके चलना, वो जरूरी है अगर हम रियल वर्ल्ड ट्रांसफार्मर को या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को कंसीडर करते हैं तो, क्योंकि तभी कंपेयर करने से हमें सारी चीजें उसकी एनालाइज होंगी। अब इसका मान लीजिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर का एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वी विल ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो ये मान लीजिए आपने, ये कोर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, क्लियर। यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। यहां पे हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, मान लीजिए ये V1 हो गया, इसके अंदर जाने वाली करंट कितनी हो गई, I1। सिमिलरली यहां पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ये हो गया V2, ठीक है। और इससे हमने एक लोड को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया लोड, इसको हम लिख सकते हैं ZL, ठीक है। और इसके अंदर ये करंट फ्लो कर रही है I2, और यहां पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो, उसकी पोलैरिटी ये होगी। और जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ठीक है, करंट की तो देखिए डायरेक्शन ये हो गई, ऐसे जा रही है, ठीक। और यहां पे भी जो वाइंडिंग होगी तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी ऐसे ही आएगी, ठीक। अब यहां पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस कोर में, यहां पे जो मैग्नेटिक सर्किट बनेगा ये, तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह, ये हो गया φm, यहां पे इस डायरेक्शन में φm। तो ये आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर का, यू कैन से दिस इज एन आइडियल आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, आपको पता है, ये करंट हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आइडियल के केस में, चूंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट के हिसाब से, तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के इंपीडेंस जीरो होते हैं तो जो वोल्टेज इंड्यूस इन द प्राइमरी E1, यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहां आप लिख सकते हैं E1, और यहां जो इंड्यूस होगा ये आप लिख सकते हैं E2। तो चूंकि कोई इंपीडेंस नहीं है, नो इंपीडेंस इन बोथ द वाइंडिंग्स, उस तो क्या होगा कि V1 इक्वल टू हो जाएगा E1, ठीक। और ऐसे ही चूंकि सेकेंडरी में भी यही स्थिति है तो V2 इक्वल टू हो जाएगा E2, और करंट I1 ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस म्यूचुअल फ्लक्स 5m and the required magnetomotive force I1T1 to overcome the demagnetizing effect of the secondary MMF T2 I2। इसका मतलब यहां पे ये जो I1 करंट ड्रॉ हो रही है सप्लाई से, ये उतनी ही ड्रॉ होगी, जस्ट इनफ, जिससे कि ये हमारा जो φm है ये प्रोड्यूस हो जाए, ठीक। और यहां पे और एक तो φm प्रोड्यूस हो जाए, दूसरा क्या है कि जो MMF हमको कितना चाहिए, MMF हमको चाहिए I1 इंटू T1। T1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और T2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो ये MMF हमें इतना चाहिए होगा जो सेकेंडरी में जो हमारा MMF प्रोड्यूस हो रहा है I2 T2, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ओवरकम कर सके, ठीक है।
तो यानी कि केवल उतनी ही करंट सप्लाई से ये ड्रॉ करेगा जितने में ये फाइम इस्टेब्लिश हो जाए और इतना एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाए जो इसमें प्रोड्यूस होने वाले एमएमएफ को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक, तो अब अगर इसमें हम लेंज लॉ अप्लाई करेंगे, बाय लेंज लॉ, तो क्या होगा कि E1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू V1। E1 क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा किसके, V1 के। तो इस चीज को हम लोग सिंपली अगर फेजर डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम से हम इसको ज्यादा इजी ढंग से समझ सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इसका हम नो लोड फेजर डायग्राम बनाए, तो सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने कहा ये हमने दिखाया V1, तो E1 क्या होगा कि इक्वल और अपोजिट टू V1। तो मान लीजिए हमने ये दिखाया, दिस इज E1। ठीक, फिर E2 क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा और V2 भी इसके ही बराबर होगा। क्लियर, और जो आपकी करंट फ्लो कर रही है ये हो जाएगी आपकी I1 और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये होगा φm। तो ये एक तरह से नो लोड फेजर डायग्राम हो गया, नो लोड फेजर डायग्राम किसका, ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो हम लोग पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो अल्फा, वो इज इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2, टर्न रेशियो इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, और चूंकि E1 V1 के बराबर है तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका I2 अपॉन I1। तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला आता है किसी भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। क्लियर, तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए I1 इंटू T1 इज इक्वल टू हो जाता है I2 इंटू T2, और हमें मालूम है कि E1 T1 इज इक्वल टू क्या होता है, E2 T2, E2, ठीक है, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2, एंड दिस इज इक्वल टू S1। सिमिलरली V1 I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 I2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका S2 इज इक्वल टू S1। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये होता है। इसका मतलब देखिए इन इक्वेशन से क्या क्या क्लियर हो गया, इन इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि द डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न ऑफ द सेकेंडरी आर इक्वल टू एंड अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ ऑफ द प्राइमरी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। यानी आपका सिंपली E2 I2 इज इक्वल टू E1 I1, यानी S2 इक्वल टू S1 और S2 इक्वल टू S1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम वोल्ट एम्पियर एपरेंट पावर की बात करेंगे तो सिंपली आपका ये हो जाएगा इनपुट वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू आउटपुट वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, V1 I1 अपॉन से 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 I2 अपॉन 1000 से हमने इसलिए डिवाइड किया इसको कि ये हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर इन प्राइमरी इन वाइंडिंग 1 इज इक्वल टू किलो वोल्ट एम्पियर इन वाइंडिंग 2। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से ये जो हमने इनपुट वोल्ट एम्पियर लिखा था इसको आप लिख सकते हैं इनपुट किलो वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू आउटपुट किलो वोल्ट एम्पियर। ये फॉर्मूला आ जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक, तो इसको आप अगर लैंग्वेज में लिखना सिंपली आप ये कह सकते हैं कि द किलो वोल्ट एम्पियर इनपुट ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द किलो वोल्ट एम्पियर ऑफ द आउटपुट। ठीक है, यानी कि फाइनली इससे क्या स्टेटमेंट निकल के आता है, फाइनली ये निकल के आता है कि द किलो वोल्ट एम्पियर ऑन बोथ साइड ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर्स आर इक्वल। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि केवीए, ठीक है,
is the same on both the sides of the ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें मेन है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो प्रॉपर्टीज हमने आपको शुरू में बताई हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड में कोई ट्रांसफॉर्मर होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज एन अजम्पशन बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन हो सके। थैंक यू।